अब देखो बेटा, नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी का कोई भी रेस्पॉन्स हो, इंटरनल मैनेजमेंट हो, बाहर का कोई चीज को सेंस करना हो, हमको खतरे से बचाना हो, ठीक है, इवन मैं बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें कुछ केमिकल्स का भी योगदान है, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, दोनों लगभग लगभग बहुत सारी जगह पर काम सेम करते हैं, बहुत सारी जगह पर, नॉट ऑल, ठीक है। बट केमिकल जो है, जैसे कि हॉर्मोन्स, हार्मोन का एक्शन जो है, एक बार सेल को दिए तो वो थोड़ा लंबे समय तक होता है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है वो एक सिग्नल पे बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। कोई भी मान के चलो कि कोई भी रिस्पॉन्स है तो वो कुछ समय के लिए होता है, और हॉर्मोन्स का थोड़ा लंबे समय तक के लिए उसका रिस्पॉन्स होता है बॉडी में। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स होते हैं, वो हर जगह तो पहुंचते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो पहुंचते हैं, मतलब उनका काम थोड़ा स्लो होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है वो एंड टू एंड बहुत फास्ट होता है, मतलब अगर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बहुत फास्ट उसका सिग्नल ट्रांसमिट होता है। जैसे कि हम लोगों ने हार्मोन भी देखा, वो भी क्या है, एक सिग्नल ही है, मैसेंजर है, मैसेज देता है। वैसे ही हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गेन को, कोई भी पार्ट को, कोई भी काम करना है तो उसके लिए सिग्नल देने का काम, या कोई काम करवाना है, या फिर कोई सिग्नल को रिसीव करना है, जैसे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, पेन हो रहा है, एक्स वाई जेड, जो भी सिग्नल रिसीव हो रहा है, या कोई भी सिग्नल जा रहा है कहीं पर, ठीक है, किसी भी चीज के लिए कोई सिग्नल हमारी बॉडी में एक से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो बहुत ही फास्ट होता है कंपेरेटिव टू हॉर्मोन्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि भाई, आप लोगों को मालूम है कि हाइपोथैलेमस जो रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस? ब्रेन। ब्रेन। नर्वस ब्रेन। सिस्टम का, है ना। तो भाई नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, लेकिन ये यहाँ से क्या रेगुलेट हो रहा है, हार्मोन भी रेगुलेट हो, यहाँ से हार्मोन भी रेगुलेट हो रहा है। अगर किसी हार्मोन की कमी है तो ये इस ब्रेन के पार्ट को भी वो रेगुलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर हमारी बॉडी में, मान के चलो, टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन जो रहता है, इसको बनाने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस को कौन स्टिमुलेट करेगा बोलो, ताकि टेस्टोस्टेरोन बने। ये क्वेश्चन में दिया हूं अभी आप लोगों को, ये वाला, फिर भी नहीं बता रहे। जीएनआरएच। जीएनएच बेटा, जीएनआरएस नहीं, जीएनएच। यस सर। जीएनएच आएगा कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एंटीरियर यस पिट्यूटरी सर। को जीएनएच बनाने के लिए कौन सिग्नल देगा, जीएनएच का मतलब क्या होता है, एफएसएच और एलएच। एलएच। उसमें भी मेनली एलएच टेस्टिस के लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा था। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देगा, जीएनआरएच, दैट इज, ये कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। और इवन जो पिट्यूटरी है वो भी हाइपोथैलेमस का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल जाएगा कि भैया टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो ब्रेन को एक सिग्नल गया, ब्रेन से फिर हार्मोन निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली वो हार्मोन निकला, टेस्टिस को गया, टेस्टिस से फिर टेस्टोस्टेरोन बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, नेगेटिव रेस्पॉन्स आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को कि भैया बहुत ज्यादा बन रहा है, आप थोड़ा कम करो। तो यहाँ से ये रेस्पॉन्स कम आएगा, यहाँ से ये रेस्पॉन्स कम आएगा, तो फिर टेस्टोस्टेरोन कम होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम है, डिक्रीज होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू बढ़ाया जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ गया तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको कम किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं लोग, फीडबैक के थ्रू, जैसे कि भाई आपको, अगर मैं आपसे कोई फीडबैक लूंगा कि बेटा ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया है क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर इसमें ये दिक्कत है, तो आपका जो फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से फिर मैं आपको उस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। और अगर फीडबैक नहीं है सर क्लियर है, बढ़िया है, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है बात, तो ये फीडबैक के थ्रू काम करता है हमारा ब्रेन, या फिर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर के काम करते हैं। क्लियर हो रहा है बात यहाँ तक? यस सर। सर। यस सर।
चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा दूं? ये आता है ना, यस सर, यस ये सर। आता है एग्जाम में ऐसा, है ना, डिक्रीज हो गया, सर इंक्रीज एक हो मिनट, गया। ये मैं दूंगा भी एग्जाम में, आप लोगों को समझा भी चुका हूँ ऐसा, बट ऐसा डायग्राम नहीं बनाया था। सर हाँ ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ये एसई क्या लिखते हो आप? है ये एरो के बाद ये नहीं नहीं, उसके नीचे यहाँ साइड, ये उसके बाद ये में, उसके बाद में नहीं। ये हाँ ये एस ई, इंक्रीज, इंक्रीज, ऐसा शॉर्ट में लिखा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज, yes, sir। ये इंक्रीज एस ई, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा। चलो हटा रहा हूँ। अब देखो बेटा, नर्वस सिस्टम जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में हाईली डेवलप नहीं है लाइक ह्यूमंस, ठीक है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम में आप जाओगे तो नर्वस सिस्टम बहुत ही लो डेवलप्ड है। न्यूरॉन, सिंपल न्यूरॉन्स है, या गैंग्लियंस है, या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन है, या सिंपली न्यूरॉन्स का एक छोटा सा बोल सकते हैं कि नेटवर्क है। किसी किसी में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है ना, और नर्व्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स, हाई ऑर्गेनिजम्स मतलब क्लासिफिकेशन में हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में जाते जाते हैं, वैसे वैसे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होते जाता है, एडवांसमेंट होते जाता है। तो अभी जो सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, वो हमारे मैमल्स में भी हमारे में है, ह्यूमंस में है, ठीक है। चलो, तो अब जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, वो कितने पार्ट में है? तो दो पार्ट में हम देखते हैं, क्या क्या बोलो, एक क्या क्या बोलो, एक सीएनएस और दूसरा एएनएस। एक पीएनएस, ठीक है। एक सीएनएस और एक पीएनएस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को किसी में कोई परेशानी हो रही है किसी चीज में, कोई सब्जेक्ट में? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो रहता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये पीएनएस और सीएनएस क्या चीज है? देखो, जैसे कि मान के चलो बेटा कि आप जैसे कोई भी कंप्यूटर वगैरह लेते हो, जैसे कंप्यूटर है तो उसके बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं, और एक जहाँ पर सारा प्रोसेसिंग होता है, तो सारा प्रोसेसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू है, सीपीयू होता है, यस सर, सेंट्रल यस प्रोसेसिंग सर। यूनिट, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या क्या जुड़ा रहता है भाई? इधर मॉनिटर जुड़ा रहेगा, हाँ मॉनिटर रहेगा, ठीक है। कितने भी मॉनिटर हो सकते हैं, मल्टीपल मॉनिटर्स हो सकते हैं। और क्या रहेगा? माउस जुड़ा हुआ रहेगा, और क्या रहेगा? कीबोर्ड जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ रहेगा। और भी दूसरे एक्सेसरीज आप जोड़ सकते हो, अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेमिंग पैड कर सकते हो, समझ रहे हो बात को, है ना। ऐसा बहुत सारे एक्सेसरीज, डिफरेंट एक्सेसरीज आप जोड़ सकते हो। तो जो भी सिग्नल आपको देना है, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स चाहिए, कोई भी एक रेस्पॉन्स चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे भैया? माउस से एक रेस्पॉन्स या कीबोर्ड से एक सिग्नल भेजोगे, ठीक है। कीबोर्ड से या माउस से आप एक सिग्नल भेजोगे कि भैया मुझे ये रेस्पॉन्स चाहिए, फिर वो रेस्पॉन्स आपको मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हो? इस सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आसपास से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और इसी के आसपास में जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं, प्रोसेसिंग ये वहां होगा। जो भी आप जैसे मान के चलो कि कोई फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उस फोल्डर के आसपास, मतलब ऐसा
फोल्डर रहेगा मॉनिटर पे, आप क्या करोगे, माउस से या कीबोर्ड से उसको ऐसा टच करोगे, वहां पर क्लिक करोगे। तो क्लिक आप कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में क्लिक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ पर वो फोल्डर को ओपन करके देगा। तो आपने रेस्पॉन्स के लिए इसको बोला, फिर ये रेस्पॉन्स यहाँ दिखा रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो वैसे ही हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जहां पर कोई भी सिग्नल जाएगा और वहां से सिग्नल आएगा। तो कहां से जाएगा और कहां आएगा वो हम देखते हैं। तो चलो, तो ये हो गया हमारा ब्रेन, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है उसमें दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसका क्या मतलब है कि इसी में, मतलब जो भी सिग्नल जाएगा वो इसी दोनों में जाएगा। और जो भी सिग्नल या रेस्पॉन्स आएगा, जैसे कि आप माउस क्लिक करते हो मॉनिटर पे, तो वो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और वहां से वो फोल्डर ओपन करने के लिए मैसेज जाता है कहाँ पर, स्क्रीन में, है ना। और वो फोल्डर ओपन होगा और जो वहां पर जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, उसको आप देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अलग अलग जगह से, हमारी बॉडी के अलग अलग जगह से रेस्पॉन्स, जो सिग्नल है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और वहां से जो भी रेस्पॉन्स होगा वो यहीं से निकलेगा। जो भी सिग्नल होगा यहीं से निकलेगा, रेस्पॉन्स और सिग्नल यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो निकलेगा या जाएगा कैसे? कोई ना कोई तो वायर जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने देखा सीपीयू, जो अभी तो खैर वाईफाई हो गया है, पहले तो सारा चीज जो है वाईफाई या ब्लूटूथ से अभी जुड़ा रहता है ना, हमारा जो माउस है, कीबोर्ड है। लेकिन आप देखिए होगे कि कीबोर्ड माउस सब वायर से जुड़ा रहता है, ठीक है। यस मॉनिटर सर। अभी भी वायर से जुड़ा रहता है, सीपीयू से सारा चीज हम जोड़ते हैं ना भाई, वायर से, माउस, कीबोर्ड, यस मॉनिटर को। समझ आ यस रहा है बात? सर। तो ये जो बोल सकते हैं कि वायर्स हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना, ये वायर्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कुछ वायर जो है वो सिग्नल लेके जाएगा सीपीयू तक, और कुछ वायर सिग्नल को लेके आएगा सीपीयू से। तो लेके जाएगा कहाँ से? मॉनिटर कीबोर्ड से। लेके आएगा कहाँ तक? स्क्रीन में या मॉनिटर पे सिग्नल लेके आएगा, और मॉनिटर में वो रेस्पॉन्स दिखेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? सब कंप्यूटर से करते हो आप? यस सर। यस सर। यस तो सर। वैसे ही क्या होता है कि मान के चलो कि ये आंख है, हाँ, समझ आ रहा? तो यहाँ पर कोई सिग्नल आना है, तो ये वायर है, ठीक है। समझ आ रहा बात? ठीक। जैसे कि माउथ है भाई, मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये बात कर रहा हूँ, यहाँ सिग्नल बात करने के लिए भी आएगा, तो ये सिग्नल आया, ठीक। चलो, देन उसके बाद हमारा हाथ पैर है, तो कहीं भी ये सिग्नल ऐसा, ये यहाँ से वायर्स निकले हुए हैं बेटा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से भी ऐसे कुछ वायर्स निकले हुए हैं, मान के चलो आप, ऐसा, ऐसा। तो ये क्या बनाते हैं बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझते हो कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर के सराउंडिंग में हो। क्लियर हो रहा है बात? ऐसा नर्वस यस सिस्टम सर। जो सेंटर यस सर। के सराउंडिंग में हो। तो मैंने जो ब्लैक से जो भी एक वायर जैसा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये सब क्या है? दे आर नर्व्स, दे आर नर्व्स, दे आर नर्व्स, दे आर नर्व्स। अब नर्व्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। नर्व्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कुछ नर्व जो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रहे हैं, ये क्रेनियल नर्व हो गए। समझ आ रहा बात? और ये नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा या जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके निकलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो किस टाइप का नर्व हो जाएगा? स्पाइनल नर्व। समझ पा रहे हो आप लोग?
ठीक है। यस अब ये जो नर्व्स हैं जो क्रेनियल नर्व है, मे बी वो सिग्नल लेके ब्रेन तक जाता है। तो ऐसा नर्व जो सिग्नल ब्रेन तक लेके जाता है वो अफरेंट नर्व होगा, और जो सिग्नल लेके आएगा कहां तक लेके आएगा वो देखेंगे, वो इफरेंट नर्व। वैसे ही स्पाइनल नर्व में भी अफरेंट अफरेंट नर्व होगा एंड इफरेंट नर्व होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ बोलो। यस यस सर। यस चलो, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किससे किससे मिलके बनेगा, बोलो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे इफरेंट किससे नर्व मिलकर? और एफरेंट नर्व। अफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, है ना? यस सर अब यस अब अफरेंट नर्व क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइनल नर्व की बात कर रहा हूँ, तो स्पाइनल नर्व जो है वो कहाँ कहाँ से सिग्नल लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो है वो सिग्नल लेके किसको किसको देगा, मतलब कहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा और किसको सिग्नल देगा। तो ये रिसीव करना और देना वाली क्या बात है, पहले हम ब्रेन में आते हैं। जैसे मान के चलो कि आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये कहाँ से देख रहे हैं? आप मुझे कैसे देख पा रहे हो बताओ जल्दी बताओ। तो आंखों भाई, आंखों से हाँ, तो आंखों से जो आप देख रहे हो तो इसका जो सिग्नल है वो आई से कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक ब्रेन ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब आंख से सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, तो कोई ना कोई एक वायर होगा जो ब्रेन तक लेके जा रहा है सिग्नल को, बोलो। यस सर यस सर तो ये देखो आंख से ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहा है, बोलो। आंख यस से ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहा है, ये एक नर्व होगा। तो ये जो नर्व है वो किस टाइप की है? अफरेंट टाइप की है, बोलो। अफरेंट जो अफरेंट जो रिसेप्टर ऑर्गन से सिग्नल लेके सीएनएस तक जा रहा है। तो ये क्या है बेटा? रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? ये लाइट रिसीव कर रहा है। तो आई क्या कर रहा है? लाइट रिसीव कर रहा है, और वो रिसीव करके ब्रेन तक लेके जा रहा है, सीएनएस तक लेके जा रहा है। सीएनएस में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सीएनएस तक लेके जा रहा है, तो ये किस टाइप का नर्व होगा? दैट इज अफरेंट नर्व। तो ये अफरेंट नर्व है, ये एक्चुअल में कौन सा नर्व है? ये क्रेनियल नर्व है। अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों डिफरेंशिएट क्यों है? क्रेनियल नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलते हैं और डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं। बात खत्म। क्या बोला मैंने? क्रेनियल नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो कि डायरेक्टली कोई भी सिग्नल को लेकर के डायरेक्ट ब्रेन में जाते हैं, और कोई भी सिग्नल को लेकर के ब्रेन से डायरेक्टली निकलते हैं। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं? यस यस सर यस जैसे फॉर Yes, एग्जांपल कि मैं आपको बोलूंगा कि चलो अब पलके झपकाओ, तो आप करोगे टिडिंग, ऐसा, ठीक है। तो यस ये जो आंखों में जो सिग्नल आया वो कहां से आया? ब्रेन से डायरेक्टली आएगा, और ये जो पलके हैं ये आप झपकाओगे तो ये सिग्नल ब्रेन से आंखों के पलकों में आ रहा है? तो ये किस टाइप का नर्व हो गया? ये इफरेंट नर्व हो गया, जो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन। व्हाट इज इफेक्टर ऑर्गन? अब दो चीजें आती है यहाँ पर, एक सेंसरी ऑर्गन और एक इफेक्टर ऑर्गन। ये सब बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। एक सेंसरी ऑर्गन और एक इफेक्टर ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? रिसीव इम्पल्स और सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड, समझ आ रहा है बात? सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? रिसीव इम्पल्स और सिग्नल, कोई भी सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है, मतलब रिसीव डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेंगे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। डिटेक्ट करेगा, जैसे कि भाई लाइट को डिटेक्ट करता है कौन? हाथ पैर नाक कान लाइट को डिटेक्ट नहीं करते, आंखें करते। तो आई जो रहता है वो डिटेक्ट करता है और रिसीव करता है ना, डिटेक्ट एंड रिसीव।
डिटेक्ट एंड रिसीव। समझ आ रहा है बात? यस सर। यस तो ये लाइट कौन सा सिग्नल? लाइट है ना, लाइट को ये, तो ये क्या सेंस कर रहा है, कोई भी चीज को सेंस कर रहा है। चलो देन उसके बाद ये सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक जा रहा है। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, कोई भी चीज को रिसीव करते हैं, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, जहां पर कोई फंक्शन होना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मसल है, तो ब्रेन से सिग्नल हमारे आंखों के जो पलके, हमारा जो आईलिड है, आईलिड मसल में ब्रेन से सिग्नल जाएगा और मैं ऐसे पलके को, ठीक है, ऐसा मैं झपक सकता हूँ, ऐसा पलके बंद कर सकता हूँ। तो ये ऐसा जो हो रहा है, ये तो इफेक्टर ऑर्गन कौन हो गया, जहां कोई इफेक्ट शो हो रहा है। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, जहां सीएनएस का इफेक्ट शो होता है। समझ आ रहा है? मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सर, ये इफेक्टर ऑर्गन, फैक्टर नहीं समझ आया। इफेक्टर ऑर्गन मसल या फिर कोई ग्लैंड, देखो मसल एंड ग्लैंड कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मसल, अब जैसे बेटा आपको मैं बोलूंगा, चलो बेटा ए फॉर एप्पल बोल के बताओ, बताओ भाई ईशा। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पर आपके इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गए, आपका टंग, आपका माउथ, ठीक है, आपके चिक्स। समझ आ रहा बात? जो भी मूवमेंट हुआ, ब्रेन से सिग्नल आया टंग के मसल में, माउथ के मसल में, ठीक है, तो ये मसल्स आपके इफेक्टर ऑर्गन, जहां कोई इफेक्ट शो हो रहा है। समझ आया बात? अब जैसे मैं बोलूंगा कि भाई चलो मैं अपने हाथ उठा रहा हूं, ऐसे हाथ, ये मैंने हाथ उठाया, तो मेरे हाथ के जितने भी मसल्स हैं दे आर इफेक्टर ऑर्गन। तो वहां पर सिग्नल कौन भेजेगा, सीएनएस। सीएनएस के द्वारा सिग्नल जाएगा, किसके द्वारा, इफ्रेंट नर्व के द्वारा। सीएनएस से सिग्नल जाएगा इफेक्टर ऑर्गन में और ये ऐसा इफेक्ट शो होगा। ये इफेक्टर ऑर्गन में भी वॉलेंट्री हो सकता है और में भी इनवॉलेंट्री हो सकता है। जैसे ग्लैंड्स, अब ग्लैंड जो है, जैसे कि ग्लैंड कोई से भी ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल की पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड जिसमें सलाइवा बनता है, तो सलाइवा जो है जब वो अपने आप बाहर आएगा, माउथ में आएगा, सलाइवा ऑटोमेटिक आता है, लेकिन वो वहां आता कैसे, उसको नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और उससे सलाइवा माउथ में आता है। वो कैसे आएगा, आपने देखा बहुत ही कोई लजीज खाना एकदम टेस्टी, क्या एकदम टेस्ट अच्छा है, दिख अच्छा रहा है, खुशबू अच्छा है उसका, जैसे ही आप देखोगे आपको भूख लग रही है तो आपका मुंह में सलाइवा आना चालू हो जाता है। तो ये सलाइवा कैसे आता है, अगर आप देखोगे नहीं, स्मेल नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो सलाइवा भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो जब आप देखते हो, सोचते हो कि मुझे खाना है, आप स्मेल करते हो, तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल जाता है सलाइवरी ग्लैंड में और वहां से सलाइवा सिक्रीट होता है, है ना, क्यों, प्रिपरेशन, ताकि आप जब खाओगे तो मुंह में सलाइवा होना चाहिए। समझ आ रहा है? विदाउट सलाइवा आप फूड को चबा के आप गटक नहीं सकते। अगर मुंह ड्राई है, ड्राई माउथ अगर होगा ना बेटा, आप फूड को नहीं गटक पाओगे। समझ आ रहा है? बस दिक्कत होगी, क्यों, क्यों भाई, सलाइवा क्या करता है, स्लिपरी नेचर देता है फूड को, है ना, और उसको सॉफ्ट करता है ताकि हम गटक सकें। समझ पा रहे हो आप लोग? इफेक्टर Yes, ऑर्गन, यस सर। यस ठीक सर। है। तो भैया अब ये जो इफेक्टर ऑर्गन में सिग्नल जाएगा, मे बी वो इफेक्टर ऑर्गन हमारा हेड है ना, या फिर और कोई ऑर्गन, ठीक। सेंसरी ऑर्गन सिग्नल रिसीव करेगा, मे बी वो सेंसरी ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, हमारा आंख, नाक, कान, कुछ भी हो सकता है, जीभ, है ना, स्किन, स्किन, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक। ये तो हो गया हमारे हेड की बात। तो जो भी हेड से सेंस जाएगा वो सीधा डायरेक्ट ब्रेन को सप्लाई होगा। तो डायरेक्ट ब्रेन में अगर सिग्नल जा रहा है नर्व के थ्रू, या डायरेक्ट ब्रेन से सिग्नल आ रहा है नर्व के थ्रू, तो ऐसा नर्व जो डायरेक्टली ब्रेन में जाता है और ब्रेन से निकलता है, ब्रेन से जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। समझ आ रहा है? क्रेनियल, ठीक yes, है। Yes, sir. स्पाइनल नर्व क्या होगा कि जैसे आप क्या करते हो, देखो मैं एकदम बेसिक चीजें समझा रहा हूँ बेटा, ये चीजें स्कूल में बहुत ही कम समझाते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, इफेक्ट है, ये बता दिए, खत्म हो। अब जैसे आप मान के चलो कोई गर्म चीज को छू लेते हो, कोई गर्म चीज को छू लेते हो, तो क्या करते हो आप, अगर बहुत गर्म है तो आप सोचोगे हटा देते हो, ठीक है। तो आपको मालूम चला कि ये गर्म है,
आपको मालूम चला कि ये गर्म है। कैसे मालूम चलेगा? आपका स्किन बताएगा। तो स्किन क्या हो गया? स्किन से सेंसरी अगर ऑर्गन। हमारे सेंसरी ऑर्गन हो गया, ठीक है। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, ठीक है। आंख, कान, नाक, टंग, कितना हो गया? 4। 4, एक स्किन, ठीक है। तो ये स्किन से सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन तक, लेकिन वो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाता, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। मान के चलो ये आपका हाथ, ठीक है, ये हाथ है ये ऐसा। तो आप जो हाथ है, ठीक है, ये जो हाथ है, ये कोई गरम तवा है ऐसा, ठीक है, ये कोई गरम तवा को छू लिया, तो यहाँ से ये जो एकदम हॉट है, ठीक है, गरम तवा एकदम हॉट है, ऐसा गरम एकदम, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप टच करोगे तो यहाँ से ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है, ये क्या है बेटा? ये नर्व है जो पूरा आपके स्किन में सप्लाई है। इसका जो पूरा ये जो सेंस, ये जो नर्व है ना, ये न्यूरॉन जो है, ये पूरा आपके स्किन में है। समझ आ रहा है बात? तो जैसे ही आप गर्म चीज को छुओगे तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है आपका स्किन, उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर, रिसेप्टर एक प्रकार का सेंस को रिसीव करने वाला एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन या टिश्यू हो सकता है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर है जो हीट को सेंस करेगा, वो सेंसरी रिसेप्टर नर्व को सिग्नल देगा, और वो नर्व से क्या होगा बेटा? पहले जाएगा सिग्नल कहाँ? कहाँ जाएगा? देखो कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो सिग्नल जाएगा ब्रेन में। तो ऐसे नर्व जो कि डायरेक्टली सिग्नल देंगे और सिग्नल रिसीव करेंगे, सिग्नल रिसीव करेंगे या सिग्नल देंगे, और वो जुड़े रहते हैं सीधा स्पाइनल कॉर्ड से। उस टाइप के नर्व को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल। समझ आ रहा बात? यस सर। यस सर। यस सर। Clear? यस। अब ये स्पाइनल नर्व भी दो टाइप का हो सकता है, अफरेंट और इफरेंट। अफरेंट, तो ये कौन सा नर्व है बताओ? ये स्पाइनल नर्व कौन सा वाला, अफरेंट है कि इफरेंट है? एफरेंट। इफ बोलो 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 बोलो। एफरेंट 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 है ये एफरेंट नर्व है भाई। हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ आ रहा बात? जो ग्लोमेरुलस तक के यस जो सर। ब्लड लेके जा रहा था, ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके जा रहा था, वो क्या था? एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी। तो वैसे ही जो सीएनएस तक सिग्नल लेके जाएगा वो अफरेंट नर्व होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये गर्म है, तो मैंने तवा को टच किया तो मुझे गर्म फील हो रहा है, तो ये सिग्नल जा रहा है हाथ से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। अब ब्रेन डिसाइड करेगा ये ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, मुझे हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। अब जैसे कि भाई आप बोलोगे सर हाथ हटाएंगे, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा कसम है तेरे को भगवान की, तेरे को हटाना नहीं है वहां से, तो क्या करोगे? पकड़े देंगे। पकड़े रहेंगे, ठीक है। वो फिल्मों में होता है ना ऐसा कि जब तक तुम यहाँ पर नहीं आओगी मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा, ऐसा मोमबत्ती जलते रहता है। फिल्म में देखे हो पुराने फिल्म? यस सर। यस ऐसा यस सर। ऐसा मोमबत्ती जलते रहता है, ऐसा ऐसा गुस्से में, ऐसा भले अंदर ही अंदर रो रहा होगा वो, लेकिन फिर भी स्टाइल मारना है अपने को, ठीक है। ये जल रहा है मोमबत्ती, मालूम है गर्म है। अफरेंट नर्व उसका ब्रेन को सिग्नल दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही सामने बोली कि हटा दो, मैं गुस्सा नहीं हूं, तो फिर क्या करेगा? थैंक गॉड। अब ये क्या करे किया जाएगा? ब्रेन ने सुना कि मुझे हटाना है, ब्रेन ने डिसाइड किया मुझे हटाना है। अब सिग्नल जाएगा ब्रेन से, ध्यान से देखेंगे, ये सिग्नल जाएगा ब्रेन से, ब्रेन से सिग्नल आएगा, ये सिग्नल आ रहा है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएगा हाथों के मसल्स में, हाथों के मसल्स में। तो हाथों के जो मसल हो गए वो हो गए इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। और हाथों के मसल तक जो सिग्नल जा रहा है वो कौन से नर्व के थ्रू जाएगा? इफरेंट इफरेंट नर्व, ठीक है। तो ये कौन सा नर्व है? हाथों में जो हाथों के मसल को जो सप्लाई कर रहा है नर्व, ताकि हाथ को मैं मूवमेंट करा सकूं, हाथ के मूवमेंट को करा सकूं। तो ये कौन सा डायरेक्टली ब्रेन से निकल के जा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जा रहा है? स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड 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 से। तो दैट इज स्पाइनल नर्व। समझ आ रहा बात? ठीक है। Yes, तो sir. हमारे Yes, जो sir. क्रेनियल नर्व है ना, 12 पेयर्स में, जितने भी नर्व्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है।
तो पेयर्स में होते हैं, ध्यान रखें। क्रेनियल नर्व भी पेयर्स में होता है, स्पाइनल नर्व भी पेयर्स में होता है। तो जैसे क्रेनियल नर्व 12 होते हैं, तो 12 में से जो 11 क्रेनियल नर्व होते हैं वो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं नेक रीजन तक, यहां तक का। बस यहीं से सिग्नल लेंगे, ब्रेन तक देंगे और यहीं पर सिग्नल भी वापस ट्रांसमिट करेंगे। तो क्रेनियल नर्व 12 में से 11 हेड रीजन से ही सिग्नल लेंगे और हेड रीजन में ही सिग्नल देंगे। एक जो नर्व होता है दैट इज 10th वाला, 10वां नंबर का, जो 10th नंबर का जो क्रेनियल नर्व होता है दिस वेगस, वो इकलौता ऐसा नर्व होता है जो हेड रीजन से निकल के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सिग्नल सप्लाई करता है। क्लियर है इतना? यस समझ आ रहा बात? यस तो फिर अब बात यह आएगी कि नेक रीजन से लेकर के पूरे पैर के नाखून तक, मतलब नेक से नीचे, मतलब गर्दन से नीचे, यहां से लेकर के हाथ, हमारा कमर, पेट और हमारा जो पैर है वहां तक सिग्नल कहाँ, मतलब सिग्नल कौन डिटेक्ट करेगा और कौन सिग्नल उसको देगा, कौन से नर्व, किसके नर्व, क्रेनियल या स्पाइनल? बोलो। स्पाइनल Spinal. समझ आ रहा है? बेसिक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्रेनियल और स्पाइनल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्यों क्रेनियल बोलते हैं, क्यों Yes, sir. स्पाइनल बोलते हैं? Yes, क्रेनियल yes, कहाँ तक sir. सीमित रहेगा? एक को छोड़ के कहाँ तक सीमित रहेगा? हेड रीजन तक। बाकी जो, हाँ, तो आप कोई चीज टच कर रहे हो तो वो स्पाइनल नर्व के थ्रू सीएनएस में जाएगा। सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड भी आता है और स्पाइनल नर्व के थ्रू ही हाथ में सिग्नल भी आएगा मूवमेंट के लिए। दैट इज इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मसल या ग्लैंड कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रही है? यस Yes, sir. ठीक है बेटा। तो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी सिग्नल यहाँ से निकलेगा, जो भी सिग्नल यहीं आएगा, प्रोसेसिंग होगा, है ना? समझ आ रहा है? प्रोसेसिंग, प्रोसेस किया जाएगा और जैसा रिस्पॉन्स देना है वैसा देगा। चलो, पेरिफेरल नर्वस प्रोसेस सिस्टम करने वाला काम सिर्फ ब्रेन ही करेगा ना? ब्रेन करेगा, सिर्फ ब्रेन। लेकिन कुछ जगह पर प्रोसेसिंग पहले से फिक्स्ड रहता है, मतलब ऑटो रेस्पॉन्स। ठीक है, पहले से फिक्स रहता है ऑटो रेस्पॉन्स। जैसे कि आजकल जैसे व्हाट्सएप आप करते हो तो कई लोगों का बिजनेस अकाउंट रहता है, तो वो क्या करते हैं, ऑटो रेस्पॉन्स डाल के रखते हैं। ठीक है, आप जैसे कि मेरे को मैसेज करोगे, सर ये वाला लेक्चर का वीडियो डाल दो, ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, खुद से रिस्पॉन्स दे रहा हूँ कि हाँ बेटा ठीक है, आज रात तक डाल दूंगा या कल डाल दूंगा। ठीक है, और एक होता है कि मैं पहले से ऑटो रिस्पॉन्स उसमें फीड करके रखूं और आपको एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस एक्स वाई। तो ये क्या, ऑटो रिस्पॉन्स। तो पहले से कुछ कुछ सिग्नल जो होता है, कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स पहले से यहाँ फिक्स्ड रहता है, उसमें मोस्टली प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट सिग्नल आया और रिस्पॉन्स दिया, वो मैं आगे बताऊंगा, जिसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन Yes, sir. कोई भी चीज को प्रोसेसिंग करना है ना, रेस्पॉन्स देना है, इंटरप्रिटेट करना है, थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी काम है वो मेनली सब ब्रेन में होता है। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, यस Yes, sir. तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? गर्दन से नीचे तक का जो भी सिग्नल है उसको रिसीव करना और जो भी सिग्नल है उसको देना। लेकिन वो जो भी सिग्नल है वो रिसीव करेगा, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर बताया है, सिग्नल रिसीव करने के बाद वो कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, फिर ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही फिर हाथों में आ रहा है। समझ आ गया होगा स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम? हाँ बोलो। Yes, sir. जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करे वो कौन सा नर्व होता है? बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा ही कनेक्ट रहते हैं। ब्रेन और मतलब स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल जा रहा है कंटिन्यूएशन है ये, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूएशन। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अब ये जो पेन है, ठीक है, अरे यार ये जो पेन है, हाँ, अगर ये खुल जाए तो समझाऊं। अरे खुल जा बाबा। हाँ, ये जो पेन है, हाँ जैसे ये पेन है, मान के चलो कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो भैया ये दोनों अल्टीमेटली क्या है, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं मानोगे। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? दोनों जुड़े हुए हैं। Yes, sir. अब आप ये बोलोगे कि सर ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरे हाथ में है। ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है ना? तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टर होता है, लेकिन वो भी
एक कंटिन्यूएशन में है, अलग नहीं है, वो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है, मेनली ब्रेन का, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो रहता है वो एक कनेक्टर होता है, ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन वो ब्रेन का ही पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो अलग जैसा कुछ चीज नहीं होता है, ये यस कंटिन्यू है, ब्रेन कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड खत्म। तो लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग वाला काम नहीं होगा, सारा काम ये अपने तक सीमित रखेगा, ठीक। चलो सर मैं कुछ यस पूछूं? सर। हाँ हाँ, इसको मैं हटा दूं ना, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, इसको आप लोग यस लिख सर। लो पहले। सर ब्रेन हटा में दो। बोन होता हाँ है? है। ब्रेन में बोन होता है क्या? ब्रेन में बोन नहीं होता है, ब्रेन के बाहर बोन होता है। ये जो है ना आपका सिर बाहर है, ठीक है। ब्रेन के अंदर बोन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है ब्रेन सर? ब्रेन टिश्यू है बेटा, नर्वस टिश्यू होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है ये नर्वस टिश्यू से बनता है, और नर्वस टिश्यू में मेनली आपको न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। यस सर। आप ऐसा मत सोचो, ये क्या है, ब्रेन चारों तरफ से चारों तरफ से स्कल बोन से पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ये ब्रेन बॉक्स है ये हमारा, मतलब ब्रेन एक हार्ड कवरिंग, बोन में ऐसा पूरा एनक्लोज्ड है, एकदम सेफ है वो। इसीलिए तो बोलते हैं ना हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन, सबसे डेलिकेट। ब्रेन में एक सुई भी ऐसे घुसा दी है ना, तो वो जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है ब्रेन, इसीलिए ब्रेन एकदम प्रोटेक्टेड है। तो मेनली जब इंसान जब गिरता है, मतलब गाड़ी से, साइकिल से, या कभी भी ऐसा, या फिर ऐसे कुछ ऐसे गिर रहा है, जनरली आप देखो ऐसे करते हैं हम, ये हमारा एक एक रेस्पॉन्स है, ये हेड को बचाने का, यस सर। है ना। तो ऐसा इसीलिए करते हैं, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कमर टूट जाए, सब सुधर जाए, ब्रेन में अगर कुछ हुआ तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हेलमेट वेयर करना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। ये आप लोगों को जो एक्चुअल में जैसे स्कूलों में ट्रैफिक पुलिस वाले लोग जो भी कैंपेन लगाते हैं ना, है ना, ऐसा लगाते हैं ना कई बार, कई अलग अलग यस स्कूलों में, सर। तो कायदे से उनको ट्रैफिक रूल नहीं समझाना चाहिए, मेरा जो मानना है। ट्रैफिक रूल तो ऑलवेज जो है भाई, ठीक है, जो रूल है रूल है। उसके अलावा ये बताना चाहिए कि हेलमेट पहनने से क्या होगा और हेलमेट नहीं पहनने से क्या होगा, ये ज्यादा समझाना चाहिए। हेलमेट पहनने से क्या होगा ये ज्यादा समझाते हैं लोग, नहीं पहनने से क्या होगा एक्चुअल में, ये चीजों को अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है। चलो, यस सर। तो बेटा बहुत डेलिकेट ऑर्गन है ये, मतलब जो 1000-1500 रुपए का जो हेलमेट होता है वो एक जान बचाता है। कई ऐसे लोग हैं जो मतलब चलते चलते गिर गए, और ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट में जो वाइटल ऑर्गन को कंट्रोल करता है, अगर उसमें चोट लग गया तो इंसान के शरीर में एक खरोच भी नहीं आती, एक बूंद खून भी नहीं निकलता, फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट जो कि लंग्स को या हार्ट को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, समझ आ रहा है बात, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, या चोट लग गई, या वो पार्ट डैमेज हो गया इंटरनली, तो भी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अधिकतर जो रोड एक्सीडेंट्स में जो जिनका लाइफ को खतरा होता है वो सिर्फ हेड इंजरी के कारण होता है। सिर्फ मैक्सिमम 99% केसेस में हेड इंजरी के कारण उनकी डेथ होती है। एक आध परसेंट में लंग डैमेज हो गया या कुछ और हो गया तो उसके कारण है, तो वो बहुत ही मतलब मोर देन 95% हेड इंजरी के कारण होता सर तो है, ठीक ऐसे है। टाइम पे ये है ब्रेन को बचाने का कितना टाइम होता है? बेटा अगर जैसे ब्रेन हेमरेज सुने होंगे आपको, तो अगर मान के चलो कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ रहता है पीछे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर डैमेज हुआ है और यहाँ की जो नसें वो फट गई, ब्लड वेसल फट गई, तो ये जो फटी हुई ब्लड वेसल है उससे जो ब्लड बाहर निकलेगा, है ना, वो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। यस। और दूसरा हमारा यस जो सर। हार्ट रेट है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये रेस्पिरेशन गया, हार्ट गया तो गया, वो विद इन मिनट पार
कभी कभी यहाँ पर अगर हेमरेज हो गया या कुछ डैमेज हो गया, तो ऐसे पार्ट को कई बार कोमा में चले जाते हैं लोग, या फिर कोई पार्ट में पैरालिसिस हो गया, तो वो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर एकदम वाइटलिटी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन अगर है, तो फिर मुश्किल है। तो विद इन मिनट टाइम ही रहता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही डेंजर होता है, तो कोशिश करनी चाहिए। ट्रैफिक वाले जगह में तो हमेशा हेलमेट वियर करो हमेशा। थोड़ा सा समय लगता है, दिक्कत होती है ना, बाल खराब हो जाते हैं। अरे बाबा, जब सर में चोट लगेगी तो सारे बाल को निकाल देते हैं, पूरा ऐसा इरेज कर देंगे पूरा। सर्जरी करने की नौबत आती है। ये चोट लग गई, टांका लगाना है, फिर क्या करेंगे। बेटर है पहले ही, ठीक है ना, बाल खराब होगा है। और दूसरा फायदा, ठंड में ठंड से बचाता है, पूरा हेड रीजन मस्त, कान वान ढका रहता है। गर्मी में आप पहन लो, इंसुलेटर का काम करता है, गर्मी नहीं लगता, डायरेक्ट सन जो रहता है हेड में नहीं लगता है, बढ़िया है ना, मस्त ठंडा ठंडा लगता है पसीने के कारण। ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है। आप बरसात में पूरा हेलमेट वियर करो, पानी अंदर घुसेगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे फायदा, ये 3 फायदे तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो, यस तो सर। ये हटा रहा हूँ मैं। ये आप लोगों के लिए है, सर क्योंकि जनरली क्या है ना, इस एज में लोग भयंकर घूम वहां एकदम धूम 3 धूम 4 करते रहते हैं। हाँ बोलो भाई। सर अगर स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉय होगी तो हील हो सकती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि ग्रेडिंग क्या है, कि किस ग्रेड तक के, किस लेवल तक के डैमेज हुआ है। पूरा ही एकदम बेंड हो गया है और जल्दी से सर्जरी नहीं की गई, लेट हो गया, ठीक है, या फिर ऐसी जगह से वो ब्रेक हो गया है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर मुश्किल है। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा था, वो ऑर्गन काम नहीं करता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। एट इंस्टेंट, इसीलिए ना एक्सीडेंट्स में, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम जब भी डैमेज होता है, तो एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है। तो जो शुरू के 1 घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं, गोल्डन आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट्स। तो वो गोल्डन आवर्स में अगर लेके गए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो काफी सुधार आ जाता है, चांसेस काफी अच्छे होते हैं ठीक हो। चलो, ये मैं बताता हूँ तो हमेशा बच्चे लोगों को ये बोलते ही हूँ, हेलमेट पहना करो। क्योंकि आप लोग क्या देखे नहीं हो ना केसेस, हम तो ऐसे केसेस देखे हैं, शरीर पे एक मतलब एक खरोच नहीं है, शरीर पे खरोच नहीं है, बस गाड़ी से गिरे और मैं देखी हूँ। देखे होगे मैं भी, मैं बहुत सारे केसेस देखा हूँ। कई लोगों को ऐसे देखा हूँ कि हेलमेट है बट हैंडल में टांगा हुआ है, हेलमेट है बट हैंडल में टंगा हुआ था, पहने हुए नहीं थे, ठीक है। तो गए घुसा दिए खंबे में, गया सर में लगा कर, ठीक है। या हेलमेट पहने हैं बट लॉक नहीं किए, लॉक नहीं किए हैं तो क्या होगा, जैसे ही गिरेंगे हेलमेट फट से फेंका जाएगा और फिर सर में चोट लगी, तो भी है। चीजों को प्रॉपर करना चाहिए, है ना। स्टाइल स्टाइल अपनी जगह रहता है, सेफ्टी अपनी जगह है। चलिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमको क्या देखना बेटा, कुछ फाइबर्स देखने हैं, है ना। तो इसमें 2 फाइबर्स होते हैं, एक अफरेंट फाइबर और एक एफरेंट फाइबर। मैं ऐसा देखता हूँ बच्चे लोगों को, बाप रे, ऐसा फुल स्पीड बाइक चलाते हैं और ऐसा ऐसा एकदम डांस करते हुए ऐसा ऐसा, ठीक है, भारी स्टाइल मारते हुए। मेरे को मतलब मेरे को डर लगता है। मैं प्रे करता हूँ उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कि भाई बच्चे अभी इतने यंग हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ हो गया तो इनके माँ बाप का क्या होगा, इनके पेरेंट्स का क्या होगा बेचारे लोगों का। मेरे को एकदम बुरा लगता है भाई उनको देख के, गुस्सा नहीं आता, मेरे को बुरा लगता है, बेचारे गिर जाएंगे, कुछ हो गया, उनके पेरेंट्स कई एकलौते हैं, कुछ हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, एक हो चाहे 10 हो, ठीक है, उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। मतलब थोड़ा भी अकल नहीं रहता ना स्टेज में। तो मतलब जो देख रहे हैं फिल्मों में वही करेंगे, फिल्मों में तो जो मूवी रहती है उसमें लोग ऐसा चलाते ही नहीं है, वो सब तो इफेक्ट होता है, वो सब इफेक्ट होता है बेटा। वो लोग तो स्टूडियो में गाड़ी चलाते रहते हैं, धूम 3 धूम 4 का ओरिजिनल थोड़ी ना रहता है, कोई जान जोखिम में थोड़ा डालता है। बट इन लोगों को क्या नहीं समझ आता है,
बहुत बुरा लगता है मेरे को, दुख होता है भाई उनके बारे में सोच, लग जाएगा, हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, अपाहिज हो गए, तो भाई कैसे, मतलब भयंकर स्टंट मारते हैं भाई एकदम, मतलब लेकिन आप स्टंट मारो सेफ्टी के साथ, सेफ्टी होना चाहिए ना, हेलमेट वेलमेट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आप गाड़ी भी चला रहे हो तो आपका वेट उतना नहीं है जितना गाड़ी का वेट, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ ना तो सीधा हाथ पैर टूटेगा। मतलब बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी तो शरीर में कुछ होना चाहिए ताकत, एकदम सिंगल पसली रहेंगे और उसके बाद तो चला रहे हैं 200 किलोग्राम का गाड़ी, बुलेट चला रहे हैं, आए बाएं ऐसा चला रहे हैं, देखता हूँ मैं लोगों को, भारी डर लगता है भाई इनको देख के। ठीक है, अब फ्रंट फाइबर क्या होगा बेटा, बोलो। जो सिग्नल लेके जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसमिट इम्पल्स, कहाँ से कहाँ, ट्रांसमिट इम्पल्स मतलब सिग्नल ना, इम्पल्स यस मतलब सर। सिग्नल, है ना। तो ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, बोलो, ऑर्गन टिश्यू, organ to brain. हाँ, ऑर्गेन टू ब्रेन नहीं बेटा, सीएनएस, ठीक है, दोनों हो सकता है ना भाई, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो सकता है। इफ्रेंट क्या होगा, ट्रांसमिट इम्पल्स और सिग्नल From फ्रॉम, CNS to organ. फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गेन, क्लियर है। Yes. यस यस सर। चलिए, अब जो पीएनएस है, पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, ये दो डिवीजन होता है इसका, क्या क्या, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये क्या है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, दिख रहा है क्या ये? यस सर। तो ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो रहता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS to skeletal system। स्केलेटल सिस्टम को वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं या फिर इनवॉलेंट्री मसल, स्केलेटल सिस्टम के, स्केलेटल मसल है सॉरी, स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री क्या बोलते हैं, कौन सा मसल बोलते हैं, वॉलेंट्री। Involuntary. वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, बोलो। Voluntary. वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल से कंट्रोल होता है, स्केलेटल मसल क्या होते हैं, जो बोन से अटैच रहते हैं, है ना, मेनली जो बोन से अटैच रहते हैं वो स्केलेटल, स्केलेटन मतलब हमारा जो बोनी सिस्टम उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो स्केलेटल से अटैच वाले जो मसल्स होते हैं दे आर वॉलेंट्री मसल, समझ आ रहा बात, ठीक है। और स्केलेटल मसल बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल। तो ये हमारा जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये सीएनएस से मसल तक के सिग्नल जाता है। तो सीएनएस मतलब ब्रेन से मसल, जैसे हमारे आंखों के मसल, माउथ का, टंग में मसल हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड से हाथ के, पैर में या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, समझ आ गया बात। एसएनएस दैट इज सोमैटिक न्यूरल Yes, sir. सिस्टम, और एक होता है एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसका दो पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है भैया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है,
तो ये क्या कर रहा होगा बताओ, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ दे रहा होगा? सर स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कौन सा? सर Involuntary. Involuntary. तो देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम को करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑटोमेटिक काम है, जो ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना गटकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, देन उसका फर्दर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। ठीक है, और यूरिनेशन जो होता है कई बार वो हमारे कुछ कंट्रोल में होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम कई बार आंखें ब्लिंक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक भी हो रहा है और कुछ हमारे कंट्रोल में भी होता है। ठीक है, सलाइवेशन हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, इंटरनल ऑर्गन का जो काम है। ठीक, दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो रहता है ये मस्कुलर मूवमेंट होता है जो इनवॉलेंट्री मसल के थ्रू हो रहा है। समझ आ रहा बात आप लोगों को, है ना? हार्ट को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, है ना, या स्लो कर दे रहे हैं, तो ये मसल पे जो भी एक्शन है वो ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल कहाँ कहाँ मिलेगा भैया? जो हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता, हार्ट में मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक होता है। हमारे आंखों में भी जो ये जो मसल्स हैं उसमें भी होता है ना? कई इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हेयर्स जो खड़े हो जाते हैं, इरेक्टर पिल्लाई मसल, क्या बोलते हैं, इरेक्टर पिलराई मसल, जो है वो हेयर फॉलिकल के नीचे रहते हैं। जैसे कई बार एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना हमारा, तो ये कोई भी Yes, चीज sir. का मूवमेंट जो हो रहा है वो मसल से होता है। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट मसल के द्वारा हो रहा है। तो भैया जो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम हेयर एकदम इरेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो हेयर इरेक्शन हो रहा है ये भी एक मूवमेंट है, तो वो भी मसल के द्वारा हो रहा है। लेकिन क्या आप जानबूझ के ऐसा कर सकते हो? नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इनवॉलेंट्री मसल के थ्रू हो रहा है ना? तो इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करना, इनवॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करना, वो किसके हाथ में रहता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में। तो ये सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएगा? transmit impulse from CNS to visceral organ or internal organ and involuntary muscle। ये दिख रहा है कि नहीं भैया? Yes, sir. यस सर दिख रहे हैं। समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. क्लियर हो रहा यस है? सर। तो अब ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये दो डिवीजन क्यों है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन क्यों है भाई? जैसे मान के चलो कि हार्ट बीट को बढ़ाना है, तो सिंपैथेटिक क्या करेगा? बढ़ाएगा, लेकिन कम भी करना है। जैसे मान के चलो कि आप अचानक से किसी को देख लेते हो सामने, खास तौर पे गर्ल्स जो है, कोई ऐसे मुड़ रहे हैं, अपने काम में ध्यान है, अचानक से पीछे ऐसा करते हैं। गर्ल्स Yes. लोग स्पेशली थोड़ा सा एकदम जल्दी Yes, से sir. डर जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डरपोक हैं, मतलब रिफ्लेक्स उनका थोड़ा फास्ट होता है। लड़के लोग अबे हटना हट, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं ऐसा, तो उससे हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ब्रेन को मालूम चला कि कोई थ्रेट है या कोई खतरा है या कोई आ गया, है ना, जो भी है एक मतलब प्रॉब्लम है, तो हार्ट बीट बढ़ गया। तो ये ब्रेन का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया। अचानक से आप किससे डरते हो भाई बताओ? मेढक। कॉकरोच? मेंढक से, हाँ मेंढक से, जैसे मेंढक से डरते। अब अचानक से मेंढक कूद के बिल्कुल, है ना, आपके गोद में आ गया, ऐसे बैठे हो आप, है ना, कूद चेयर पे बैठे हो, अचानक से गोद पे आ गया, तो क्या हो? तो जान निकल जाएगा। हाँ, तो अचानक से मम्मी एकदम जोर से छटपटा के भागेंगे, वो मेंढक कहाँ गया नहीं मालूम, कुचला गया, मर गया, क्या मालूम। तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगा डर के कारण। तो ब्रेन ने देखा मेंढक, हार्ट बीट बढ़ा दे। क्यों? आपको उससे भागना है, इसीलिए हार्ट बीट बढ़ा। जैसे एड्रेनलिन करता है, याद आ रहा है एड्रेनलिन का? फियर फाइट फ्लाइट Yes. हार्मोन, यस सर। यस सर। फाइट क्वेश्चन भी आया था। तो एड्रेनलिन भी Yes, वही sir. काम कर रहा है।
एड्रेनलिन मैंने बताया था ना आप लोगों को, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जो रहता है वो नर्वस सिस्टम से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि अपना फंक्शन चेंज कर लिए, मतलब फंक्शन वही है लेकिन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिए। नर्वस के बदले ये एंडोक्राइन बन गए। याद आ रहा है मैंने ये पॉइंट बताया था आप लोगों को एड्रेनलिन Yes, और sir. नॉर एड्रेनलिन के बारे में, है ना। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के बारे में मैंने ये चीजें आपको पहले बताई है। तो भैया मान के चलो कि वही काम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का है। मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि हमारा जो बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। इन्हीं के जैसा काम होता है हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का। तो मैंने जो आप लोगों को फंक्शन बताया कि एड्रेनलिन ये काम करता है, मान के चलो सिंपैथेटिक वैसे करता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट करेगा, फिर एड्रेनलिन आएगा, थोड़ा हार्मोन थोड़ा सा देरी से काम करना चालू करते हैं, नर्वस सिस्टम पहले चालू हो जाता है, तो हार्ट बीट बढ़ेगा। उसके बाद आप देखोगे हाँ मेंढक चला गया। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन को मालूम है कि मेंढक चला गया, अब डरने की बात नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हो जाओ। तो ब्रेन क्या करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेजेगा पीएनएस से, और पीएनएस जाएगा हार्ट रेट को थोड़ा सा कम करेगा, फिर आप नॉर्मल। समझ आ रहा है बात, इन दोनों का काम क्या है। एक अगर कोई चीज को बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है, दूसरा कोई चीज को बढ़ाता है तो पहला कम करता है। क्लियर हो रहा है ये बेटा आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। समझ आया। ये ऑटोमेटिक काम करेगा कोई भी चीज को हमारे बॉडी में, ठीक। यस सर। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। ये पूरा हमारा डिविजन्स हो गया नर्वस सिस्टम का, सीएनएस, पीएनएस, पीएनएस के फाइबर्स, पीएनएस के डिविजन्स, एंड उसका अगेन उसके अलग अलग फाइबर्स और उसके डिविजन्स। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। इसको हटा रहा हूं मैं, किसी को लिखना है तो बोलो, नहीं तो फिर हटा रहा हूं। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है भाई, हमारा जो नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम जैसे कि भाई किससे बना है, कैसे काम करता है, आखिर वो कौन सी चीज है जो सिग्नल रिसीव करता है, और वो कौन सा चीज है, कौन सा टिश्यू है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। समझ पा रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूँ। सिग्नल रिसीव कर रहा Yes, है, sir. सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और प्रोसेसिंग हो रहा है, मेमोरी स्टोरेज, मतलब हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और कुछ चीजों को याद कर पा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें आखिर किससे होती है। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी में जो वो ये काम करता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा आपको, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बोला मैंने, न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है भाई, बोलो। ठीक। सर ये Yes, न्यूरॉन sir. और नर्व एक ही है क्या? नर्व इज डिफरेंट बेटा। मान के चलो कि आप चोटी देखे होगे, चोटी समझते हैं ऐसा, हेयर्स का जो यस बंडल सर। है। तो मान के चलो कि एक हेयर एक न्यूरॉन है। इमेजिन करो एक हेयर एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक हेयर एक न्यूरॉन है, बंडल ऑफ न्यूरॉन इज नर्व। समझ आया बात। यस सर। लेकिन हेयर में भी दो चीजें होती है, एक हेयर फॉलिकल होता है और एक हेयर होता है। ऐसा आता है ना लिगोन के एड में, ऐसा Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। ऐसा तेल डालते हैं तो पूरा अंदर तक घुस जाता है, ऐसा देखे हो गया आप। Yes, sir. Yes, यस सर। sir. Yes, sir. ऐसा बेवकूफ बनाते हैं खूब। हाँ, तो
अब इसका दो पार्ट है, एक उसका हेयर फॉलिकल है, ठीक है, और एक उसका ये टेल है, हेयर का टेल है। तो हेयर के जितने टेल है उसी का चोटी बनता है, हेयर फॉलिकल का तो बनता नहीं है। समझ आ रहा Yes. बात, है यस ना? सर। तो वैसे ही नर्व फाइबर क्या होता है, न्यूरॉन का जो हेड है उसको छोड़ के उसका जो टेल होता है, उसी का कलेक्शन को हम नर्व फाइबर बोलते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? चलो। यस सर। तो न्यूरॉन क्या करता है, दे रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट, क्या बोलो भाई? इम्पल्स। इम्पल्स, दे डिटेक्ट, दे डिटेक्ट, डिटेक्ट करेगा क्या है ये, ठंडा है गर्म है ना, सिग्नल है भी कि नहीं, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। चलो, वो भी डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के इम्पल्स ये ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है? ऑफ डिफरेंट लिख सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स। चलिए, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, वैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो न्यूरॉन में दो पार्ट होता है, एक सेल बॉडी और एक न्यूराइट्स, ठीक है? सेल प्रोसेसेस, इसको सेल प्रोसेसेस भी बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सॉन, ठीक है? सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी और कर सकते हो, और साइटोन, ठीक? क्लियर हो रहा है बाबा? सेल Yes, बॉडी sir. और Yes. साइटोन, ठीक है? चलो, तो अब देखते हैं इसका डायग्राम में। ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ऐसा, ठीक है? और ये एक्सॉन है। तो ये क्या चीज है भाई, दैट इज डेंड्राइट्स, ठीक है? ये क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक साइटोन, और यहां से लेके यहां तक क्या चीज है, ये एक्सॉन। तो दो चीजें मैंने बताया, एक साइटोन है दैट इज सेल बॉडी, उससे दो प्रोसेस निकले हैं, एक डेंड्राइट, दूसरा एक्सॉन। क्लियर है? देयर आर द सेल Yes. प्रोसेसेस। तो न्यूरॉन भी एक सेल होता है, न्यूरॉन इज आल्सो अ सेल, न्यूरॉन भी एक सेल है, ठीक है? चलिए, तो अब मेनली जो पूरा का पूरा जो सेल है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस, जो भी लिविंग सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसी सेल को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही इस सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर है, तो साइटोन में, तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए साइटोन इज द सेल बॉडी या मेन बॉडी, है ना? तो साइटोन को सेल बॉडी या मेन बॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो रहता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है? चलो, अब इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, है ना? इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना? इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये क्या है भैया, सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म ही लिख लिया है ना, तो याद नहीं रहेगा। और इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। मेनली एक्सोलेमा और साइटोलेमा जो रहता है वो एक्सॉन के सेल जो
एक्सॉन में जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके नाम से दिया गया है, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसके नाम से एक्सोलेमा ऐसा दिया गया है सेल मेम्ब्रेन का नाम। तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब ये जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन भी सिंपल एक्सॉन नहीं है, एक्सॉन का एक टर्मिनल एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर साइटोन में और डेंड्राइट में कुछ आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। तो ये डेंड्राइट भी क्या है बेटा? सेल का एक प्रोसेस है ना? तो ये भी क्या है? सेल का एक प्रोसेस है। मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना ऐसा। तो ये जो ब्लैक में जो मैं बना रहा हूँ, दे आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये आता है एग्जाम में, निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाया जा रहा है? देखो तो निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पर है? साइटन बॉडी, साइटोन और डेंड्राइट। दो जगह बेटा, इसीलिए मैं देखो यहाँ बनाता गया हूँ। तो डेंड्राइट एंड साइटोन दोनों में मिलेगा, डेंड्राइट एंड साइटोन दोनों में आपको क्या मिलेगा? निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल जो रहता है ये राइबोसोम से बना हुआ रहता है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये निसल्स ग्रेन्यूल पूछता है दो चीज, निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन एंड डेंड्राइट, बस। एक्सॉन में आपको निसल्स ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा। निसल्स ग्रेन्यूल का काम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट है जो राइबोसोम से बना हुआ रहता है। चलिए अब आते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन का जो पहला एक लंबा सा दिख रहा है पार्ट, है ना, ये नॉर्मल एक्सॉन हो गया। और इसका जो ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक्सॉन का आखिरी पार्ट, जैसा फिंगर लाइक निकला हुआ, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। और इसके टर्मिनल एंड पर, एक्सॉन टर्मिनल के भी लास्ट पार्ट देखिएगा थोड़ा सा स्वोलन है, सूजा हुआ सा है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। ठीक है, चलो सिनेप्टिक नोब में कुछ वेसिकल्स होते हैं, कुछ वेसिकल्स होते हैं ऐसे, कुछ वेसिकल्स होते हैं, केमिकल से भरे हुए, केमिकल से भरे हुए कुछ वेसिकल्स होते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टिक वेसिकल filled with न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स। ये किससे भरे हुए रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल से भरे हुए रहते हैं। समझ आ रहा बात? चलो अब Yes, दूसरी चीज, ये एक्सॉन का जो सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, इसके ऊपर कुछ सेल्स सिचुएटेड होते हैं, इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, ये ऐसा कुछ सेल्स। ठीक है, अब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, कुछ सेल हैं एक्सॉन के ऊपर ना, एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल्स हैं, इस सेल को बोलते हैं श्वान सेल, श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स क्या है? ये श्वान सेल्स। श्वान सेल का काम क्या होता है? ये माइलिन शीट बनाता है, इट सिंथेसाइज माइलिन शीट, माइलिन शीट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो श्वान सेल हैं, दो श्वान सेल के बीच में एक डिप्रेशन है, दिख रहा है? yes sir. यस सर, है ना, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणबीर। रणबीर कौन सा वाला? कपूर।
कपूर वाला कि रणवीर सिंह वाला? कपूर। कपूर। क्या पसंद है भाई सबको, रणबीर कपूर पसंद है या रणवीर सिंह पसंद? सिंह। दोनों ही नहीं सिंह। पसंद। दोनों ही नहीं पसंद। किसको नहीं Yes, पसंद sir. दोनों? किसको किसको नहीं पसंद दोनों? अरे दोनों बड़े बढ़िया एक्टर है भाई, गजब हो गए। आप लोगों को क्या क्या पसंद है भाई? क्यों भाई? हेमंत, कौन कौन सा एक्टर पसंद है? अच्छा आपको एक्ट्रेस एक्ट्रेस पसंद होगी, क्यों? आयुष, यस सर। नो सर। कौन कौन से एक्टर पसंद है, एक्ट्रेसेस या एक्टर? सर सर मतलब एक्टर। किसमें? कोई नहीं? क्यों भाई? आयुष, कौन सा एक्टर Yes, पसंद है? ना तुम आयुष 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 बताओ कौन सा एक्टर पसंद सर क्रिस हेम्सवर्थ। है? ये अंग्रेजी वाला है यार। और भाई विश्वम्भर? सर मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है सर, मेरे को मैं खुद को पसंद करता हूँ। यस पता वाला सर। है क्या? ठीक है। और हेमंत, क्या भाई, बोलो। सर आप। अरे भाई, कल आ जाना बेटा समोसा खाने को चीन। चलो ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को तो कौन सा एक्टर पसंद है भाई, बाकी गर्ल्स लोगों को? ये रणवीर सिंह तो चल रहा है आजकल चलन में वो कोई नहीं सर पसंद चे है। ओनली। है। क्यों भाई ईशा? सर कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। और बाकी परमिंदर कुछ बोल रही थी? सर मेरे को एक इंडिया का पसंद है, एक साउथ कोरिया का, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, ठीक। पानी दा रंग देख के, ठीक है चलो। तो आगे आते हैं। तो ये ना ही रणवीर सिंह वाला है, ना ही रणबीर कपूर वाला है, ये रणवीर है, VIER, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर। ध्यान रखेंगे, रणवीर ना ही रणवीर, ये रणवीर है, तो दैट इज नोड ऑफ रणवीर। तो नोड ऑफ रणवीर क्या होता है? दो श्वान सेल के बीच का जो एक नोड होता है उसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया न्यूरॉन का, ये डेंड्राइट देख लिया, साइटोन देख लिया, एक्सॉन के ऊपर जो सेल्स हो गया वो देख लिया, श्वान सेल क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना, माइलिन शीट बनाता है ये देख लिया, नोड ऑफ रणवीर देख लिया, सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्टिक नॉब देख लिया, सिनेप्टिक नॉब है ये, है ना, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल है, इसमें क्या भरा हुआ है वो हम लोगों ने सारा चीज देख लिया। ठीक, चलो। सर हाँ बोलो। सर माइलिन शीट का क्या काम रहता है? माइलिन शीट जो है ना बेटा, ये एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है जो कि इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब जैसे मान के चलो कि जो आपके घरों में जो वायर होता है, अगर उसके ऊपर इंसुलेटर ना हो तो क्या होता है बेटा, वो करंट का लीकेज होगा, ठीक है, चार्ज का लीकेज होता है। तो चार्ज का लीकेज होगा क्योंकि एयर में बहुत सारे बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज उसके थ्रू लॉस होता है ना। तो वैसे ही इंसुलेटर का काम करता है। तो अभी जैसे मैं आपको जब आगे बताऊंगा कि कोई भी एक सिग्नल कैसे पास होता है न्यूरॉन से, एक इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, उस समय आयंस के मूवमेंट के द्वारा, मतलब जो भी आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के मूवमेंट के द्वारा इम्पल्स या कोई भी सिग्नल पास होता है, तो उसका लीकेज कम से कम होगा तो करंट ज्यादा पास होगा। तो करंट या आयन के लीकेज को रोकने के लिए या कम करने के लिए, ताकि इम्पल्स फास्ट हो सके, सिग्नल फास्ट हो जा सके, इसीलिए माइलिन शीट होता है। तो जिसमें माइलिन शीट होता है उसमें सिग्नल ज्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है। क्लियर है? सर यस माइलेज सर। Yes. हर न्यूरॉन में हाँ, होता है। नहीं बेटा हर न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, वो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल पूरा नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ पर माइलिन शीट होगा, कहाँ कहाँ पर नहीं होगा, हम एक एक करके आगे देखेंगे, तो हर एक में नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. चलो,
तो ये डायग्राम देख लीजिए, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी है, इससे सुंदर डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, है ना। Yes, चलो sir. हटा दूं। Yes. यस सर। Yes, sir. कोई तो बोल देते नहीं सर आपका ज्यादा सुंदर है एनसीईआरटी से, है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, खराब है अपना डायग्राम, झूठ मूठ का बोल दिया करो। बहुत अच्छा है सर करके। बहुत है। यस सर अच्छा है। अब क्या मतलब हो गया, नेक्स्ट डायग्राम में बोलना। चलो अब उसके बाद अपन देखते हैं बेटा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो किस किस टाइप के होते हैं, है ना, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो मैंने एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो इसका जो टाइप है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, on the basis of number of axon and dendrites। समझ रहे हो बात, है ना। Yes, sir. अब यहां से चालू होगा पहला बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, एक डेंड्राइट, एक साइटोन और एक एक्सॉन। मैं छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है। एक डेंड्राइट, एक साइटोन, एक एक्सॉन। वैसे साइटोन तो हमेशा रहेगा, उसको नहीं करेंगे। एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। ये समझ आ रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यस सर। यस Yes, सर। sir. क्योंकि आप लोग डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेना, क्योंकि मैं आगे और भी लिखना है मेरे को एग्जांपल, इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा बनाया। हाँ। पटाखा डायग्राम एकदम मस्त। चलो, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, साइटोन तो एक ही है, एक्सॉन इसमें एक रहेगा, डेंड्राइट एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, मोर देन वन डेंड्राइट। समझ आ रहा है बेटा, है ना। यस सर। Yes, मोर sir. देन वन डेंड्राइट, एक एक्सॉन। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर अभी मैंने जो आप लोगों को डायग्राम बताया था जस्ट पहले न्यूरॉन का, तो वो कौन सा था, बाइपोलर, मल्टीपोलर, कौन सा था। मल्टीपोलर। Multipolar. वो मल्टीपोलर था। अब यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होगा, साइटोन तो रहेगा और एक एक्सॉन, ठीक है, एक एक्सॉन बस। एक एक्सॉन बस अगर होगा तो वो यूनिपोलर न्यूरॉन, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होगा तो वो बाइपोलर न्यूरॉन, एक एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल नीट में 50 बार आया है, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, आई के रेटिना में आपको मिलेगा क्या, बाइपोलर न्यूरॉन। सर। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यूजुअली कहाँ रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है मोस्ट ऑफ द आपका नर्वस सिस्टम में मिलेगा, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा इस टाइप का जो न्यूरॉन रहेगा वो
आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन में रहेगा। ठीक है, सीएनएस में आपको मोस्टली ये मिलता है एडल्ट सीएनएस में। चलो, ये तो हो गया ये इसकी पोलैरिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब जो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, कि भाई न्यूरॉन का क्या क्या काम है ना, उसके बेसिस पर। पहला सेंसरी, दूसरा मोटोर, तीसरा इंटरन्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी का तो मतलब पता होगा, सेंसरी और उसको ऑपरेंड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन तो पता होगा, बोलो। और इसको यस सर। और इसको इफरेंट, हाँ बोलो भाई, मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ बताओ भाई पुष्पा। यस इसका फंक्शन क्या है? बताओ भाई परमिंदर। सिग्नल रिसीव करता है ऑर्गन से। हाँ, और कहां से कहां? बस बेटा, सिग्नल को कहां से कहां ट्रांसमिट करता है, ये यही फंक्शन होता है न्यूरॉन का। तो ये बताओ सेंसरी का कहां से कहां जाएगा? ऑर्गन टू सीएनएस। ऑर्गन टू सीएनएस। सीएनएस। हाँ बताओ भाई परमिंदर, मोटोर Yes, sir. और इफरेंट का क्या होगा? इसका मोटर नहीं का पता। फंक्शन क्या? अरे फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन। उल्टा है ना, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस। और मोटर का क्या होगा? इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन। ठीक है, इंटरन्यूरॉन के क्या फंक्शन है? ये इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन होते थे यार, इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन यस सर। है ना। जनरली इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन सीएनएस में पाया जाता है। जैसे मान के चलो बेटा कि कोई अगर इम्पल्स कहीं भेज ही नहीं रहा, अपने पास रख रहा है, कोई इम्पल्स को, कोई सिग्नल को अपने पास रख रहा है, कहीं भेज ही नहीं रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो कहाँ होगा? जैसे आप मेमोरी, आप मुझे पहचानते हो, अपने नाम को जानते हो, खुद को पहचानते हो, अपने जितने भी रिश्तेदार है उनको आप पहचानते हो, उनका नाम याद है आप, तो ये मेमोरीज है। ये मेमोरी कहाँ है? ये सब ब्रेन में होता है। तो मेनली जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ये स्टोरेज या इस सब का काम करता है। कोई सिग्नल आया तो इनको इंटरप्रिटेट करेगा क्या है, और इसका डिसीजन मेकिंग, इसको कैसे, क्या सिग्नल को भेजना है, कहाँ भेजना है। भाई अगर आपके पास ऐसा एक फुटबॉल आएगा तो आप डिसाइड करोगे ना इस फुटबॉल को मार के वापस भेजना है जहां से आया है, तो कैसे मारोगे? हाथ से मारोगे? बोलो, ऐसी। हैं? नो सर। पैर से ही मारोगे। समझ आ रहा बात? ठीक है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है ना। चलो ये सब हम आगे देखेंगे। क्लियर हो रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? यस सर। Yes, sir. चलो अब टाइप ऑफ एक्सॉन, टाइप ऑफ एक्सॉन भी लिख लिया, फिर क्लास एंड करते हैं। टाइप ऑफ एक्सॉन में माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, अन या नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड एक्सॉन होगा और एक अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होगा। तो मोस्टली जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो आपको सीएनएस में मिलेंगे, सॉरी क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स में मिलता है। ठीक है,
in cranial and spinal nerve. Unmyelinated जो रहेगा वो autonomic and somatic neural system. In autonomic देखो, क्योंकि माइलिनेशन जो रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो सिंपली बता दिया हूँ, क्योंकि जो माइलिनेशन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखे है ना कि जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट किससे बनता है? न्यूरॉन में माइलिन शीट किससे बनता है? एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट बिछती है, एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट रहता है वो कौन बनाता श्वान है? सेल से। श्वान सेल बनाता है ना भाई। ये मैं ये एक माइलिन शीट बना रहा हूँ, फिर उसके ऊपर श्वान सेल बना रहा हूँ, श्वान सेल बनाता है। लेकिन ये पीएनएस में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल माइलिन शीट बनाता है, लेकिन यही माइलिन शीट जैसा स्ट्रक्चर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, वो अलग रहता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है इसमें, तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कौन क्या बनाता है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई माइलिन शीट कौन बनाता है, ये मेनली जो है आपको श्वान सेल वाला ही ध्यान रखना है। एक दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन होगा, याद भी नहीं रख पाओगे। चलो, हो गया ये क्लियर है इतना? यस यस सर। यस सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।